अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका भी सब्जेक्ट है समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी, तो आज की ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है। आज की ये क्लास आपके समाज शास्त्र के एग्ज़ाम यानी पेपर जो आपका आने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आज केवल उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज के साथ सीखेंगे। और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और मॉडल क्वेश्चन पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक देखिए अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं समाजशास्त्र के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ईजी तरीके से सीखेंगे, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो पहला क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र क्या है, इसके विषय वस्तु की व्याख्या करें। आपको बताना है कि ये जो सब्जेक्ट है समाजशास्त्र, आखिर ये होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है समाज और शास्त्र का। फिर इसकी विषय वस्तु यानी इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं उसी को कहा जाता है विषय वस्तु, तो उसकी हमें व्याख्या करना है, उसके बारे में बताना है। तो आपने क्वेश्चन समझ लीजिए लिया है। अब आइए आंसर देखते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल यानी ट्रिक के साथ आपको आंसर समझाएंगे, जिससे आपको बहुत ही मतलब एग्ज़ाम तक याद रह पाए और आप आंसर लिख पाए ना। तो समाजशास्त्र का मतलब जो है वो समाज की सीसीटीवी कैमरा है जो कि सब एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है, बस बिना आवाज़ के। यानी आप समाजशास्त्र जो है वो एक ऐसा शास्त्र होता है, जैसे कि आपके शास्त्र है जो कि एक सीसीटीवी कैमरा की तरह होता है, यानी इसको हम देख नहीं सकते समाज को, और ये अमूर्त होता है। और हमारी सभी भी एक्टिविटीज़ जो भी हम कार्य करते हैं, हमारी जो भी संस्कृति है, हमारा जो नियम है समाज का, ये सभी ये रिकॉर्ड करता है बिना आवाज़ के। इन्हीं सब को जो है समाजशास्त्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। आइए और समझें तो आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। परिभाषा देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा जो है, जो कि समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, ऑगस्ट काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है, यानी समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो समाज के नियमों, समाज का नियम जो भी है, जो भी समाज के कानून, नियम, परंपरा है और जितनी भी क्रियाएं हैं समाज की, उन सभी का अध्ययन करते हैं। इसी को कहा जाता है समाजशास्त्र। यानी हमारे साथ समाज में जो नियम है, जो क्रियाएं हैं, इन्हीं सब का जो हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब समाज शास्त्र कहलाता है ना। समाज के बारे में अध्ययन करते हैं। अब दूसरी परिभाषा जो आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो परिभाषा एक दो जो परिभाषा दिया है, तो दूसरा जो है डिंगिस के अनुसार बताना है, जो कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब हम देखेंगे इसके जो विषय वस्तु हैं, विषय वस्तु नहीं, मुख्य बिंदु क्या क्या आप याद करके इस आंसर को बनाएंगे ना। तो पहला याद कर लीजिए कि समाज की संरचना और प्रक्रियाओं का अध्ययन। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम जो हमारा समाज है उसकी संरचना कैसे है ना, कैसे बना है आखिर हमारा समाज, और उसकी जो भी प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रिया का मतलब यही होता है समाज में जैसे संघर्ष है और प्रतियोगिता है, तो ये सभी क्या होती हैं, प्रक्रिया होती हैं। अभी आगे आप समझिए, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। दूसरा क्या है, परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा जैसी सामाजिक संस्थाओं का ध्यान। पहला हम संरचना प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। दूसरा जो सामाजिक संस्थाएं, जैसे कि हमारा परिवार हो गया, विवाह, धर्म, ये सभी समाज की संस्थाएं होती हैं ना। और तीसरा पॉइंट में आप क्या याद कर लीजिए कि सामाजिक परिवर्तन और समस्याओं की पहचान। समाजशास्त्र के अंतर्गत हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं और जो भी समस्याएं हैं, इन सभी का पहचान किया जाता है। आप बहुत ही इजी तरीके से ये याद करिए कि सबसे पहले आप एक परिभाषा याद कर लीजिए, फिर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर का जो नाम है, जैसे कि सामाजिक परिवर्तन चैप्टर का नाम है ना, तो यही बस चैप्टर्स के नाम लिख दीजिए। जो भी चैप्टर आपकी समाजशास्त्र के अंतर्गत हैं वही उसके विषय वस्तु कहे जाते हैं। अब आइए उदाहरण देखते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कौन एडमिन है, कौन फॉरवर्ड करता है, कौन सिर्फ देखा है। समाजशास्त्र सब देखता है, यानी समाजशास्त्र समाज में जितनी भी क्रिया हो रही है और जो भी संबंध है लोगों के, इन सभी का अध्ययन हम करते हैं समाजशास्त्र में।
हम जो समाज में जो प्रक्रियाएं होती हैं उसको समाजशास्त्र देखता है। जैसे उदाहरण के समझिए, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें कौन एडमिन है, कौन फॉरवर्ड करता है, जो ग्रुप होता है उसमें सब कुछ डाटा ऐड रहता है, मतलब सब कुछ रहता है। उसी तरह समाजशास्त्र भी एक विषय है जिसमें कि हम समाज में क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं वो सब समाजशास्त्र के अंदर रिकॉर्ड होती रहती हैं। अब जैसा कि ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 12 से 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा इसको। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिख देंगे, फिर विषय वस्तु लिख देंगे, फिर उदाहरण लिख देंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देंगे, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे ना। वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा और निष्कर्ष जरूर से लिखिएगा। तो निष्कर्ष में क्या लिख देना है कि समाज शास्त्र समाज का एक्सरे है जो अंदर की पूरी हड्डियों का हाल बताता है। अब ये नहीं लिख देना है, ये आपको समझाने के लिए केवल है। आप समझिए कि समाजशास्त्र क्या होता है। मतलब कि हम समाजशास्त्र के अंदर जितनी भी समाज में क्रिया हो रही हैं, जो लोगों के संबंध हैं, यानी पूरे समाज का अध्ययन करते हैं समाजशास्त्र में। जैसे कि एक्सरे होता है, वो पूरी हमारी शरीर की हाल हड्डी सब कुछ बता देता है ना, उसी तरह समाजशास्त्र होता है, पूरी समाज के सभी क्रियाओं के बारे में हमें बता देता है। आई होप आपको ये आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको सभी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही हैं तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ना समझ आ रही है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, समाज और संस्कृति में क्या अंतर होता है ना। समाज सबसे पहले समझना है कि आखिर समाज होता क्या है, फिर संस्कृति क्या होती है ना। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले समाज को समझेंगे। समाज का मतलब है शरीर और संस्कृति का मतलब आत्मा ना। शरीर बिना आत्मा के बेकार है और आत्मा बिना शरीर यानी हवा में। मतलब कि समाज के लिए संस्कृति बहुत आवश्यक है और संस्कृति के लिए समाज बहुत आवश्यक है। अब समाज को शरीर क्यों कहा गया है और संस्कृत को आत्मा, ये दो चीज़ याद कर लीजिए, फिर आगे हम समझते हैं ना। जैसे कि बस ये सब आपको समझाने के लिए हमने किया है, आपको ऐसे नहीं लिख के आना है समाज संस्कृति। इसकी परिभाषा भी हम बता रहे हैं कि एग्जाम में कैसे लिखना है, पहले आप समझिए आंसर को ना। तो समाज लोगों का संगठित समूह है। जब कुछ लोग मिलकर एक समूह बनाते हैं वही कहलाता है समाज ना। और संस्कृत क्या होती है, संस्कृत लोगों की आदतें, मूल्य और विश्वास, ये संस्कृत कहलाती है। संस्कृति मतलब हमारा जो भी पहनावा ओढ़ावा, बोल चाल, जो भी मनुष्य क्रियाएं करता है, उसकी सोच विचार, ये सभी हमारी संस्कृति है। अब अंतर देखते हैं कि आखिर समाज और संस्कृति में क्या अंतर होता है। समाज एक संरचना होता है, यानी समूह द्वारा मिलकर ही समाज बनता है। जब कोई चीज़ मिलकर बनती है तो वो संरचना कहलाता है। और संस्कृत क्या है, सॉफ्टवेयर की तरह है जो कि दिखती नहीं है लेकिन इसका बहुत ही महत्व है। अब उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे कि भारत में क्रिकेट खेलना समाज है लेकिन सचिन भगवान है बोलना संस्कृति है ना। जैसे कि भारत में क्रिकेट हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं ना कि ये समाज है, ये क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन बहुत लोग सचिन जो है फेमस क्रिकेटर, जिनके ऊपर लोगों का इतना विश्वास होता है, तो यही हमारी जो विश्वास है, हमारा जो रहन सहन सोच, यही कहलाती है संस्कृति ना। निष्कर्ष में क्या लिख देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले आपको इंट्रो लिखना होता है, जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसकी परिभाषा लिख दीजिए, उसका अर्थ लिख दीजिए, जो आप समझ रहे हो वही। फिर आपको मैटर थोड़ा लिखना है, जैसे कि अंतर जो भी क्वेश्चन में पूछा गया हो। लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे, निष्कर्ष जैसे आपको लिखना है तो लिख देंगे, समाज और संस्कृति ऐसे हैं जैसे कि चाय और शक्कर दोनों साथ हों तभी मज़ा आता है, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। समाज और समाज जो है वो संस्कृत के लिए ज़रूरी है, और जब लोग होंगे तभी तो संस्कृति होगी, और संस्कृत है लोग हैं ही नहीं तो संस्कृत का क्या महत्व। उसी तरह दोनों ही बहुत ही ज़रूरी होते हैं। क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर अभी आप छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम में पछताने के अलावा आपके अलावा कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके पास। और हाँ, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए चैनल को, आपके लिए इतना सब कुछ जो हमारी मेहनत है उसे जो है सफल बनाइए, और थोड़ा सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी डाउट है या किसी और टॉपिक पे क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है समाजीकरण क्या है, इसके मुख्य साधन बताइए। जैसा कि समाजशास्त्र के अंतर्गत पहले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था कि समाजशास्त्र में हम सामाजिक प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो समाजीकरण क्या है, ये एक प्रक्रिया होती है, समाज की एक प्रक्रिया होती है ना। आइए समझेंगे सबसे पहले समाजीकरण को, फिर इसके क्या साधन होते हैं। साधन यानी कैसे हम समाजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होती है, किन साधनों के द्वारा ना। तो उत्तर में है समाज हमें सॉफ्टवेयर अपडेट देता रहता है, यही समाजीकरण की प्रक्रिया है। जैसे कि फ़ोन है आपका, कुछ दिन में अपडेट मांगता है ना, उसी तरह समाज में जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि समाजीकरण कहलाती हैं। अब जैसे समझिए परिभाषा से, यही परिभाषा आपको लिखनी है, ऊपर आपको बस समझाने के लिए बताया गया है ना। परिभाषा आप लिख देंगे एग्जाम में कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है, जैसे करण है ना, इस तरह में जो लास्ट में लग जाता है करण, तो आप ये समझिए कि हाँ वो कोई प्रक्रिया है। जैसे वैश्वीकरण, समाजीकरण वो प्रक्रिया होती है। तो आंसर की स्टार्टिंग यानी परिभाषा की आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है, इसमें समाजीकरण पूछा है तो आप लिख दीजिए समाजीकरण वह प्रक्रिया है, फिर इसके जो भी अर्थ निकलते हैं। जैसे समाजीकरण क्या होता है कि जिसमें व्यक्ति समाज के नियम, मूल्य और आदर्श सीखता है। यानी समाजीकरण में व्यक्ति जो है वो समाज का जो भी नियम है, मूल्य है और आदर्श, इसको सीखता है। अब जैसे आप समाज में सबसे पहले जन्म लेते हैं, सब कुछ तो आप सीख के आते नहीं हैं, धीरे धीरे समाज के अनुसार आप ढलते हैं। समाज पढ़ने का एक नियम बनाया है, उसको आप पढ़ाई करेंगे। जो भी व्रत त्यौहार हैं, धीरे धीरे सब कुछ अपनाते हैं आप भी। समाज के हिसाब से आपका चाल चलन, व्यवहार सब कुछ निर्धारित होता है, धीरे धीरे आप समाज में ढल जाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण ना। अब मुख्य साधन देखते हैं, आखिर हम समाज में कैसे ढलते हैं, समाजीकरण किन साधनों के द्वारा हमारा हो जाता है, यानी हम एक सामाजिक प्राणी कैसे बनते हैं। तो इसका बनाने का मुख्य कारण क्या है। समाजीकरण के मुख्य साधन पहला जो है वो है परिवार। परिवार क्या होता है, जैसे सबसे पहले हम परिवार में जन्म लेते हैं, माता पिता के द्वारा जो भी चीज़ें सीखते हैं उसी से हमारा समाजीकरण की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। हम समाज में धीरे धीरे उसी के अनुसार ढलने लगते हैं। जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो बड़े हमको सिखाते हैं कि बड़ों के साथ कैसे रहना चाहिए, सबका आदर करना चाहिए, नमस्ते करना सीखते हैं ना, यही सब चीज़ें। अब दूसरा जो है हमारा साधन वो है विद्यालय। विद्यालय हमें अनुशासन सिखाता है, होमवर्क टाइम से करके आओ। तीसरा है मित्र समूह, जिसमें हम दोस्त नए दोस्त बनाते हैं, नए चलन सीखते हैं, सब कुछ दोस्तों से बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। जैसा दोस्त है वैसा हम भी बन जाते हैं कभी कभी। अब तीसरा है मीडिया। मीडिया क्या होता है, जैसे सोशल मीडिया समझिए, हम बहुत जो भी चीज़ें देखते हैं उसी से प्रभावित हो जाते हैं, तो समाज की नई जानकारी देता है। खाना बनाना कोई सीख रहा है, कोई रील्स बनाना सीख रहा है, तो ये मीडिया का कुछ ना कुछ प्रभाव तो हम पर पड़ेगा ही, अगर हम दिन भर फ़ोन चला रहे हैं, कुछ देख रहे हैं तो ना। तो ये होते हैं मुख्य साधन जो कि हमारे समाजीकरण के लिए हमें समाज में ढलना सिखाते हैं। यही प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण। अब निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे कि समाजीकरण में हमें मनुष्य बनाता है। समाजीकरण जो है हमें मनुष्य बनाता है, वरना हम जंगल में टार्जन ही रह जाते। मतलब जैसे आपने देखा होगा जानवर लोग कैसे रहते हैं, उनकी कोई अपनी संस्कृति नहीं होती, उनका पहनावा ओढ़ावा सब कुछ कैसे होता है ना। और मनुष्य जो है इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, तो ये सब किसकी वजह से, समाजीकरण की वजह से। समाजीकरण में हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इतनी सारी कुछ सीखे जिससे हमारे देश का विकास हो रहा है, तो यही सब होता है समाजीकरण। अब वो कुत्ता बिल्ली जो हैं, जानवर लोग, ये तो कोई रचना कर नहीं रहे हैं, समाज का इससे कुछ विकास हो नहीं रहा। यानी जो तकनीकी विकास वगैरह है ये तो मनुष्यों द्वारा ही संभव है, और जो कि समाजीकरण के द्वारा इसका पूरा होता है। इस क्लास में आप सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं, कोई चैप्टर आपका छूटेगा नहीं। सभी चैप्टर के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब कुछ देखेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से। पूरा जरूर देखिए क्लास को, जिससे पूरा सिलेबस आज आपका कवर हो जाए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण क्या है और इसके प्रकार बताइए ना। नियंत्रण का मतलब क्या होता है, सोचिए पहले आप। नियंत्रण का मतलब होता है कि
रोकना, नियंत्रण का मतलब रोकना। अब आइए आगे देखें आंसर, आप समझ जाएंगे खुद ही, इतना बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो देखिए समाज भी एक सुरक्षा गार्ड कंपनी है। कैसे, समझिए। देखिए कोई गलत काम करेगा तो तुरंत एंट्री डिनाइड, मतलब समाज में सब कुछ लोग एक दूसरे से चूँकि जुड़े होते हैं तो उनके व्यवहार, उनके द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो सभी समाज में क्या होता है, नोट किया जाता है। अब जैसे आपका रिजल्ट निकला, अब समाज यानी आपके जो भी रिश्तेदार, दोस्त, पास पड़ोसी हैं, सब को रहता है कि हाँ रिजल्ट निकला, कितने नंबर आए। तो ये सुरक्षा गार्ड ही तो हुआ, आपका इतना रिकॉर्ड रख रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये सभी क्या हो गया, आपका जो है सभी काम को नोटिस करते हैं। समाज जो है हमारा, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो हर समय हम पे नज़र रखता है, कुछ नहीं तो आपके घर वाले ही रखते हैं ना। तो समाज एक सुरक्षा गार्ड कंपनी की तरह होता है कि कोई गलत काम करेगा तो तुरंत पकड़ा जाएगा ना। परिभाषा ये देखते हैं कैसे एग्जाम में लिखना है परिभाषा आपको। तो आप लिखेंगे सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है। सामाजिक नियंत्रण भी एक प्रक्रिया होती है जिससे समाज के व्यक्ति के आचरण को नियंत्रित किया जाता है। यानी कि इसमें समाज हमें बताता है कि हमें कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो इसी को, हमारे आचरण को नियंत्रित करना, बुरे कामों से हमें रोकना, यही होता है सामाजिक नियंत्रण। इसके प्रकार देख लेते हैं कि क्या क्या प्रकार होते हैं सामाजिक नियंत्रण के। तो सामाजिक नियंत्रण के प्रकार होते हैं दो तरह के, एक अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक का मतलब यही कि जिसमें रीति रिवाज और परंपरा और परिवार की डांट, इन सभी से हमें नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। दूसरा होता है औपचारिक। औपचारिक में हमारी कानून व्यवस्था, पुलिस, न्यायपालिका जो भी हैं, ये हमारे व्यवहार को, हमें बुरे कार्यों से बचाने के लिए ये दो प्रकार के हम पर नियंत्रण किया जाता है। पहला अनौपचारिक में हमारे घर परिवार, रीति रिवाज। दूसरा जो है कि अगर कोई ज़्यादा मनमानी कर रहा है तो फिर कानून और पुलिस जो है अपना नियंत्रण बनाता है। पहले तो घर परिवार वाले समझाएंगे, फिर भी अगर इंसान को कोई है उसे गलत रास्ते पर चलना है ना, तो फिर वो पुलिस और कानून का सहारा लिया जाता है। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे कि रोड पर जोर से शोर करना, शोर होता है तो पुलिस आएगी ना नियंत्रण करने के लिए, आखिर क्या हुआ है। और गली में खाना बिना पूछे खाओ, पड़ोसी गॉसिप शुरू कर देंगे। तो पुलिस जो है ये क्या हमारा औपचारिक है, और गली में अगर पूछे आप पड़ोसी वगैरह कोई नियंत्रण बनाने का प्रयास करते हैं तो ये अनौपचारिक होता है। अब निष्कर्ष में क्या लिख देंगे, निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि सामाजिक नियंत्रण समाज का पासवर्ड है ना, बिना इसके व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। हमें समाज में रहना है तो समाज के अनुसार ही कार्य करना होगा, वरना तो फिर आगे अनुचित व्यवहार करने वालों का, अनुचित कार्य करने वालों के लिए कानून व्यवस्था बनाई ही गई है ना। यही आप निष्कर्ष में लिख देंगे। आइए देखते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। सभी चैप्टर से चूँकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए हम लॉन्ग आंसर के हिसाब से आपको आंसर समझा रहे हैं, जिससे अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट सब कुछ आपका इसी में कवर हो जाए। यानी पूरा चैप्टर समझ लीजिए आपका कवर हो जा रहा है इसी में, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसके कारण और बाधाएं बताइए। ये सभी आपका पूरा सिलेबस समझ लीजिए कवर हो रहा है। सबसे पहले आपको बताना है आखिर समाज में जो परिवर्तन है वो क्या होता है, और फिर इसका कारण बताना है कि आखिर परिवर्तन क्यों हो रहा है और इसमें क्या क्या बाधाएँ हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन। तो समाज भी एक सॉफ्टवेयर है, कभी ना कभी अपडेट चाहिए होता है, हर चीज़ को अपडेट चाहिए होता है। कभी पेज या सामाजिक परिवर्तन है। तो अपडेट का मतलब क्या होता है, परिवर्तन ही होता है ना अपडेट का मतलब। तो परिभाषा कैसे आप लिखेंगे एग्जाम में कि सामाजिक परिवर्तन यह भी एक प्रक्रिया ही है। अभी तक हम कितनी प्रक्रियाओं को पढ़े हैं समझ लीजिए। समाजीकरण पढ़ा है हमने, सामाजिक नियंत्रण पढ़ा है जो कि वो भी एक प्रक्रिया है। अब सामाजिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं जो कि ये भी एक प्रक्रिया ही है, जिसमें समाज की संरचना, नियम और व्यवहार के साथ साथ बदलते हैं। अब आइए कारण देख लेते हैं कि कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो समाज में परिवर्तन आने का पहला कारण जो है वो है औद्योगिकीकरण ना।
और दूसरा है नगरीकरण, शहर और गांव का अलग अलग नियम है, उसी हिसाब से परिवर्तन होता है समाज में। और शिक्षा और जनसंख्या वृद्धि से समाज में बहुत परिवर्तन हो रहा है। और वैश्वीकरण। अब जैसे कि क्वेश्चन में बाधाओं को भी पूछा गया है कि आखिर समाज में जो परिवर्तन में बाधाएं आ रही हैं, या फिर समाज कैसे जो है कि पूरा अभी तक तो चेंज हो जाता अगर इस तरह से होता, लेकिन कुछ बाधाएं हैं जिससे कि अभी भी समाज में बहुत सारी पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो बाधाएं क्या क्या हैं? पारंपरिक सोच, लोगों की जो पारंपरिक सोच है, पुराने ज़माने के हिसाब से कुछ लोग अभी भी बहुत सारी चीज़ों को मानते चले आ रहे हैं। दूसरा है आर्थिक असमानता, सब लोग तो परिवर्तन कर नहीं सकते हैं। अब जिनके पास पैसा है वो तो हर चीज़ उनके लिए संभव है तुरंत, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए थोड़ा हर चीज़ नामुमकिन सी लगती है। अब तीसरा जो है वो राजनीतिक प्रतिरोध, राजनीति में जो है बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिससे कि लोगों को ऐसे हर चीज़ परिवर्तन करना संभव नहीं लगता। और तकनीकी अभाव, अब एक उदाहरण लीजिए, जैसे कि गांव में स्मार्टफोन, युवा परिवर्तन की ओर, अब हर जगह जो है स्मार्टफोन है, ये तकनीकी विकास की वजह से हुआ है, तो ये भी एक परिवर्तन हो गया ना। अब दूसरा है बुजुर्ग, अब भी हमारे समय में ऐसा नहीं था बोलते हैं, यानी जो हमारे पुरानी पीढ़ियां हैं उन्होंने वो तो फ़ोन के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि फ़ोन अभी अभी आया है, तो इसलिए ये जो है समाज में परिवर्तन हो गया है, तो इसी को कहा जाएगा सामाजिक परिवर्तन। निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे कि सामाजिक परिवर्तन जरूरी है, लेकिन संतुलित गति से होना चाहिए। समाज में संतुलन बहुत ज़रूरी होता है, वो चाहे विज्ञान हो, तकनीक हो, कुछ भी चीज़ें हो, संतुलन हर चीज़ में होना आवश्यक है। अति की कोई चीज़ अच्छी नहीं होती है। अब हम देखने वाले हैं अगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं हम, जिसमें कि पूछा गया है सामाजिक संरचना और भूमिका की भूमिका और स्थिति। सामाजिक संरचना में जो भूमिका और स्थिति दो शब्द हैं, इनका क्या अर्थ होता है? सबसे पहले समझेंगे सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना जो है कंकाल की तरह होती है, हड्डी जिसे कहते हैं ना। अभी भी केवल समझा रहे हैं, कैसे एग्जाम में लिखना है आगे देखेंगे। फिर भूमिका क्या होती है? भूमिका और स्थिति, भूमिका जो है वो मांस की तरह होती है और स्थिति जो है त्वचा की तरह होती है। फिर से एक बार समझिए, संरचना का मतलब कंकाल, हड्डी, और भूमिका जो है वो मांस की तरह होती है और स्थिति जो है वो त्वचा होती है। अब आइए समझते हैं। देखिए परिभाषा कैसे आप लिखना है कि स्थिति जो है वो व्यक्ति का स्थान है, यानी जैसे वो जन्म लिया है जिस फैमिली में, वो उसकी स्थिति होती है, उसका स्थान होता है, जन्म या अर्जित। और भूमिका क्या होती है? उस स्थान से अपेक्षित व्यवहार। अब स्थिति और भूमिका, इन दोनों का उदाहरण से आप समझिए क्या अंतर होता है। जैसे स्थिति, डॉक्टर, स्थिति इलाज करना, भूमिका डॉक्टर वो है तो वो एक स्थिति हो गई। जैसे आप किसी भी पद पे हैं तो आपकी वो स्थिति हो गई, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ भी हैं, लेकिन उसका कर्तव्य क्या है? वही भूमिका होती है। उसका कर्तव्य क्या होता है? इलाज करना। उसका कार्य क्या है? इलाज करना। तो वो उसकी भूमिका हो गई। अब दूसरा उदाहरण समझिए, जैसे छात्र है, छात्र हूँ, ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी स्थिति है, लेकिन कक्षा में पढ़ना ये मेरी भूमिका मानी जाती है। जो भी कार्य है हमें करना है, जो भी हमारा कर्तव्य है, वही भूमिका कहलाता है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष में क्या आपको आंसर लिखना है। निष्कर्ष में आप लिख देंगे कि स्थिति और भूमिका से ही समाज में सामंजस्य और शांति बनी रहती है, यानी समाज को पता रहता है एक हिसाब से उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इससे समाज में जो है शांतिपूर्ण वातावरण रहता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ रही हों डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी इतनी अच्छे से तरीके से कराई जाएगी जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।